Namaskar, hello, welcome back to my YouTube channel. This is Shubham, and in this video I'm going to tell you each and everything about NEET biology and how I was able to score 345 out of 360 in spite of paper being so lengthy and difficult. तो इस वीडियो में A to Z सब कुछ कवर करने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए, हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस टाइप के टेस्ट को हमें देना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेटरी टाइम। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए सो दैट हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मेरे दिमाग में ये डाउट आता था कि जो बच्चे कोटा जाते होंगे या जो एलन आकाश के मॉड्यूल पढ़ते होंगे तभी उनका नीट क्वालिफाई होता होगा, बट विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आई गॉट टू नो कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपको नीट क्वालिफाई कराएगी वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है आपकी NCERT। सिर्फ ये दो बुक्स हैं जो आपको नीट क्वालिफाई कराएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो नीट का पेपर है जो NTA बनाता है उसमें 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी को दिया गया है, मतलब हाफ ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ बायो। और अगर आपको बायो अच्छे से आती है तो आपके लिए वो एक आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बायो पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए, इसलिए बायो को कभी भी नेग्लेक्ट मत करो और ना ही इधर उधर वाली बुक्स को देखो। Rather than studying 10 books at a time, read one book 10 times। और वो एक लौती बुक है NCERT और कुछ नहीं। आपको उसकी एक एक लेबलिंग, एक एक डायग्राम, एक एक फ्लो चार्ट, एक एक बॉक्स जो भी एक्स्ट्रा दिया होता है, इवन एक एक लाइन जो है NCERT की वो अपने अंदर एकदम अब्जॉर्ब कर लेनी है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वही आपको एंड में जाके हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि NCERT को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और ये सबके साथ होता है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पढ़ना है। सेकंड टाइम पढ़ोगे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, थर्ड टाइम पढ़ोगे थोड़ा और समझ में आएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी होगी। इसी तरह नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़ते रहोगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन भी बढ़ती जाएगी। वो आपको हेल्प करेगी एंड वक्त में। जैसे लास्ट का नीट से समझ लो 1 मंथ पहले जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी होगी कि आप फटाफट मतलब जैसे बुक खोलोगे वैसे आपको सब चीज़ें याद आ जाएगी। अच्छा ये चीज़ें थी, ये पॉइंट था और ये चीज़ें मुझे भूलती थी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम पर आपको रिवीजन करती रहनी है, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली बायो में। क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर वो सोचते हैं अरे हमने तो पढ़ लिया, दोबारा उसको मुड़ के दोबारा कभी देखते नहीं, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको क्वेश्चन को पेपर में देखते हो तो आपको भूल चुकी होती है। वो क्यों भूल चुकी होती है? क्योंकि आपने वो रिवीजन की ही नहीं है। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली बायो में। जैसे ही आपकी NCERT पढ़ के खत्म हो जाती है, जैसे आपने कोई एक चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। मैं जो बुक यूज़ करती थी क्वेश्चन करने के लिए वो ये थी NCERT एट योर फिंगर टिप्स। अपने आप को खुद चेक करने के लिए, सेल्फ इवेलुएट करने के लिए आप इस बुक को यूज़ करो। इस पे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने ये पूरी बुक सॉल्व कर रखी हुई है, तो आप भी ये चीज़ करो। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चंस करके आपको ना एक एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है अच्छा इस पॉइंट में मैं अटक रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, ये मुझे नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ें आपकी वीक हैं, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उनको एनालाइज करो और उनको जो फ्री स्पेसेस है ना नीट बायो की बुक के साइड पे फ्री स्पेसेस हैं, वहाँ पे आप लिखो उन पॉइंट्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो चैप्टर पढ़ो तो आपको वो पॉइंट याद आ जाए कि अच्छा ये पॉइंट था, ये मेरा गलत हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम से मुझे ये पॉइंट गलत नहीं करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं ये करती थी और आप भी ये चीज़। इसके अलावा एक ये चीज़ भी कि आपको टेस्ट सीरीज किस टाइप की ज्वाइन करनी चाहिए। देखो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो मन करता है आपको करो, बट कोशिश करो कि ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बनाती हो। क्योंकि NCERT से बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपको NCERT पे फोकस करना है और NCERT बेस्ड ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में भी मिलेंगे। आप पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ है, सब NCERT ही बेस्ड है। हाँ, आपको घुमा के पूछ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा नहीं होता है, सब NCERT बेस्ड ही होता है। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और प्लीज़ टेस्ट को कभी स्किप मत करना। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि टेस्ट स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, हम मतलब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कुछ नहीं होता ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस का टाइम है। इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं हो रहा है, ये आपका प्रैक्टिसिंग टाइम है। इसमें आप जितनी ज़्यादा गलती करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप उन गलतियों से सीखोगे, उन गलतियों से सीखो कि कहाँ मेरी गलती हो रही है,
कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूं, ताकि एक्चुअल में जब आपका एग्जाम हो रहा होगा ना तो आप वो गलती नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेस्ट को स्किप मत करना, और टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर। जब आपका एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट हो जाए, आप मॉक टेस्ट दे दो, इवैल्यूएट कर रहे हो, अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट किया करो, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको मतलब कोई भी बुक किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगी, अवेलेबल होगी, या फिर अगर आपके पास मॉड्यूल है तो वहाँ पे पीवाईक्यूज का सेक्शन ही होता है एक पूरा, उसको सॉल्व किया करो। क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, और आपको चेक करना है अपने आप को कि आप सही पढ़ रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, तो आप वो पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व करके देखो खुद से, बिना देखे, और देखो कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। क्योंकि अगर वो सही हो रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और अगर गलत हो रहे हैं तो देखो भाई कहाँ गलती हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट मिसिंग है। बायो की एनसीईआरटी पढ़ना इज लाइक फन। बहुत सारे तरीके हैं चीजें याद करने के, स्पेशली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की जो एग्जांपल्स होती हैं, आप उनको निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे रेड एल्गी की मैंने एक बनाई हुई थी, उसमें 2 एग्जाम्पल थी, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। तो मैंने गीली ग्रास से याद रखा था उसको, गीली से जेलिडियम और ग्रास से ग्रासिलेरिया, तो मुझे वो हमेशा याद रहती थी। तो इस तरीके से ना आप ऐसी ऐसी चीजें यूज कर सकते हो बायो में, जो आपको हेल्प करे चीजें याद रखने में। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, तो आप उन सब चीजों को याद रखने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। जैसे आप अलग अलग नए नए न्यूमोनिक्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, देन फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, और छोटे छोटे नोट्स बना के अपने जो भी आपका स्टडी टेबल है या स्टडी एरिया है वहाँ पे दीवार पे चिपका दो, और आते जाते उनको देखते रहो, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कुछ चार्ट्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये प्रोटीन्स का वगैरह था, अमीनो एसिड्स का, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसमें निमोनिक्स बनाए हुए थे, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ट्राई से ट्रिप्टोफैन, टी से थ्रियोनिन, हिस से हिस्टिडीन, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन। तो इस तरीके से मतलब ये अमीनो एसिड्स का बनाया हुआ है। उसके बाद ये वो था कि कौन कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है याद करने के लिए, क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी, और ये एनसीईआरटी में था तो इसको याद करना इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने दीवार पे चिपका लिया था ये चार्ट बना के। और ये एवोल्यूशन चैप्टर का है कि ये ड्राइपिथेकस, रामापिथेकस का चार्ट, ये मैंने दीवार पे चिपकाया हुआ था ये भी। और एक ये बायोटेक्नोलॉजी वाले का है। तो इस तरीके से आप भी चार्ट्स, छोटे छोटे चार्ट्स बना के, जिसपे आप छोटे छोटे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको भूल जाते हैं ना, वो लिख दिया करो और दीवार पे चिपका दिया करो, और आते जाते देखते रहोगे तो आपको वो खुद याद आ जाएंगी। और इसके अलावा पर्सनली मैं एक और चीज़ यूज़ करती थी, जैसे हमारे फ़ोन में एक नोट्स का एरिया होता है ना, जहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, तो मैं उन नोट्स की जगह पे भी जो भी मेरे बायो के इंपॉर्टेंट टर्म्स होती थी, या ऐसी कोई चीज़ होती थी जो मुझे याद नहीं रहती थी, मैं भूल जाती थी, तो मैं वो उसको वहाँ पे लिख देती थी। और जब भी मैं गाड़ी में आते जाते उनको देख लेती थी फ़ोन में स्क्रॉल करके कि हाँ हाँ ये पॉइंट था और मुझे ये भूलता है, तो मैं उसको याद कर लेती थी, तो मेरे को ये अच्छा लगता था। और एक और चीज़ मैंने लास्ट में ये थोड़ा सा यूज़ किया था कि जैसे मेरी रिकॉर्डिंग होती है ना फ़ोन में, तो मैं लास्ट में जब पढ़ती थी जो भी चैप्टर, तो मैं उसको बोल बोल के पढ़ती थी और साथ में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेती थी। तो जब अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं बुक्स को तो हर जगह लेके नहीं जा सकती ना, तो मैं वो ईयरफोन्स लगा लेती थी और कान में सुनती रहती थी वो जो भी मैंने चीज़ें बोली हुई होती थी, तो मुझे वो हेल्प करती थी काफ़ी ज़्यादा। और आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं ऐसे करती थी, मुझे बेनिफिशियल लगता था तो मैं ऐसे करती थी। आप बायो को याद रखने के लिए जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हो, कोई अगर आपके पास न्यू आइडिया है, कुछ अलग है, तो आप वो कर सकते हो। बस कुछ भी करो, आपको बायो याद रहनी चाहिए हर वक्त, हर जगह। मतलब कोई भी आते जाते कहीं पे भी आपको पूछ लेना, तो आपको फटाक से वो चीज़ याद आ जानी चाहिए। तो हर एक एग्जाम्पल, हर एक डायग्राम, हर एक लेबलिंग को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी टेक्निक है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीट के पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की। तो मैं पर्सनली मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी नीट के बायो वाले पोर्शन को। मैं मोस्टली क्या करती थी, मैं 3 राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करती थी। फर्स्ट राउंड में जो ईजिएस्ट हैं, जो फटाफट से हो जा रहे हैं, सेकंड में जो थोड़े से टिपिकल हैं, मतलब बट हो जाएंगे थोड़ा दिमाग यूज़ करके, थर्ड वो जो हार्डेस्ट हैं, जो मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वे में जब मेरे मॉक टेस्ट होते, जो भी मैं टेस्ट सीरीज देती थी, तो मैं उसमें यही चीज़ यूज़ करती थी। और मैं कोशिश करती थी कि मेरा फटाफट से पेपर हो जाए। बट इस बार क्या हुआ था हमारे साथ कि 2 सेक्शंस आई हुई थी, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम नीट 2021 में इन्होंने इंक्लूड किया था सेक्शन बी भी। तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि वाओ, हमें अब ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हम लोग तो अब टॉप मारेंगे, फुल आएंगे हमारे। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा नहीं हुआ था। इसका फ़ायदा तो था, बट एट द सेम टाइम इसका नुकसान ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर हो गया था। सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे कि भाई, क्योंकि सारा टाइम हमारा इन्हीं क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम जा रहा था, उसके बाद आंसर सोचने में अलग से टाइम लग रहा था।
तो स्पीड आपको, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी ताकि आपका पेपर फटाफट हो, और टाइम कंज्यूमिंग होता है तो आपको स्पीड स्टार्टिंग से ही अपनी रखनी है। तो ये मेरा नीट का पेपर है, नीट 2021 का। इस पेपर में मेरे बायो में सिर्फ 3 क्वेश्चंस गलत हुए थे, जिसमें से 2 मेरी सिली मिस्टेक्स थी और एक तो जेन्युइनली गलत ही हुआ था, तो उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कौन सी मैंने सिली मिस्टेक्स की थी जो आप ना करो। आप ये, मैं चाहती हूँ कि आप ये भी गलती भी ना करो, आप फुल 360 ऑन 360 लाओ। तो चलो मैं बताती हूँ। तो हाँ, ये क्वेश्चन था, जनरा लाइक सेलेजिनिला एंड सिल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज। सबको पता है हेटेरोस्पोरस, है ना। मुझे भी आंसर पता चल, मतलब मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, जैसे मैंने ये 2 ऑप्शंस पढ़ लिए थे, सेलेजिनिला एंड सिल्विनिया, मैंने मतलब अंडरलाइन भी किया हुआ इन दोनों को। तो जैसे ही मैंने पढ़ा था मुझे पता चल गया था आंसर हेटेरोस्पोरस है। तो मैं फटाफट, मतलब उस वक्त दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, तो मैंने फटाफट हेटेरोस्पोरस बोला, हेटेरोस्पोरस, और टिक कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है हेटेरोसोरस। घर में आके मुझे पता चला ये हेटेरोसोरस था, ना कि हेटेरोस्पोरस, और जो हेटेरोस्पोरस ऑप्शन था वो 3rd ऑप्शन था। तो इसलिए बोलते कि सब ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर दिया करो, सब ऑप्शन एक बार देख लिया करो, क्योंकि फिर ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की है, इसमें मैंने बबलिंग की मिस्टेक की हुई थी। Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? सबको पता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में ही पता चल रहा है कि भाई डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। बट किया मैंने भी यही क्वेश्चन में, मैंने भी यही टिक किया है, बट जब आंसर बबलिंग शीट पे बबल करने का टाइम आया, आई डोंट नो व्हाई, मैंने 4th ऑप्शन को टिक कर दिया जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो मेरा वो गलत हो गया। और इसके अलावा जो एक जेन्युइनली जो मेरा गलत हुआ था वो ये था, इसमें मेरे को एक्चुअली 50-50 था, मतलब दोनों में। तो मैंने इसमें तुक्का लगा लिया, मैंने सोचा क्या पता सही हो जाए, क्योंकि ऐसा मैंने मतलब मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि अगर आपको 50-50 हो किसी क्वेश्चन में तो आप तुक्का लगा सकते हो, चांसेस हो जाते हैं कि हाँ सही हो जाए। बट मेरा गलत हो गया, आप मत करना, तुक्का मत ही लगाओ। इससे अच्छा मैंने छोड़ दिया होता तो शायद मेरे मतलब नेगेटिव हो जाते हैं ना, इससे अच्छा छोड़ दिया होता तो थोड़े और मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। बट चलो, पूरी वीडियो का ना कंक्लूजन यही निकल के आता है कि देखो, आपको फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे ही करना है। सेकंड, आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करनी है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हो। और नंबर 3, आपको जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपको अगर टाइम लग रहा है तो वो लगेगा, वो सबका ही लग रहा है, और कोशिश करना है कि आपको स्पीड स्टार्टिंग से ही रखनी है, क्योंकि ये आपका अभी प्रिपरेटरी टाइम है, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टेस्ट दो, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए। और जब एक्चुअल में आपका नीट का एग्जाम होगा ना, तब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, और वो जो 3 घंटे होंगे आपके टेस्ट के, वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है, आपकी गवर्नमेंट सीट, आपकी डेस्टिनेशन, आपका कौन सा कॉलेज होगा, सब कुछ वो 3 घंटे डिसाइड करने वाला है। तो अपने आप को मेंटली अभी से ही प्रिपेयर कर लो उन 3 घंटों के लिए, ताकि आप उस वक्त पैनिक बिल्कुल भी ना हो, टेंस्ड बिल्कुल भी मत होना। टेंशन प्रेशर दिमाग में रख के कुछ नहीं होगा, इससे आप का टाइम भी वेस्ट होगा और आप प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो प्लीज टेंशन मत लिया करो अभी इस वक्त, अभी आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर रखो कि हाँ, हम ये चीज कर लेंगे, हम नीट क्रैक कर लेंगे, और फॉर श्योर आप एक दिन कर ही लोगे। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, जब ये सब चीजें मिलेंगी तब जाके आप नीट क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फ्रूट ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। So stay safe, stay happy, and thank you for watching.